हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदना अकेडमी। तो आज मैं आपको ईवीएस की संपूर्ण बुकें, ठीक है, 3, 4, 5 की सभी बुकों को हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और ये आपका फुल रिवीजन होगा और एनसीईआरटी बुकों का रिवीजन है और 15 नंबर आपके यहाँ से पूरे पक्के बनते हैं। ठीक है, तो अपने चाहते हो आप ईवीएस में कि 30 में से 30 नंबर आए तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सिर्फ वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ये है चलो चलें स्कूल। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है और प्रश्न है आपका असम। ठीक है, तो असम, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। यानी असम के बच्चे बारिश में भी, और ये बांस के, ठीक है, ये बांस के पुल को पार करके, रस्सी और बांस का पुल होता है वह, उसको पार करते हुए ये स्कूल जाते हैं और एक हाथ में किताबें लेते हैं और दूसरे हाथ में बांस लेते हैं। इस तरीके से ये जाते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख की। ठीक है, तो लद्दाख के बच्चे आपके ट्रॉली से जाते हैं। ठीक है, ट्रॉली से जाते हैं और ये खूब चौड़ी और गहरी नदी को पार करते हैं। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यानी मजबूत लोहे की रस्सी बंधी हुई होती है दोनों किनारों से, और दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला, पुली की मदद से इस पर रस्सी सरकती है। हम 4 से 5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ करके और नदी के उस पार जाते हैं। इस तरीके से ये ट्रॉली से लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखो, सीमेंट के पुलों की बात करते हैं। तो सीमेंट के पुलों पर यानी मैदानी इलाकों के बच्चे, जो भी नदी मिलती है, तो सीमेंट के पुलों को पार करके स्कूल जाते हैं। अब बात करते हैं बल्लम। तो बल्लम से ये आपके केरल के बच्चे, ठीक है, केरल के बच्चे। और बल्लम किसे कहते हैं? लकड़ी की बनी छोटी नाव। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें बैठ करके केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी फुल रिवीजन हम कर रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। और ये आप रेगिस्तान, तो रेगिस्तान के बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। और मैदानी इलाके के बच्चे आपके बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, बारिश हो तो ये अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं और ये बैलगाड़ी में बैठ करके अपने स्कूल जाते हैं। और साइकिल की सवारी, यानी लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियां इसका प्रयोग करती हैं और 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार करके स्कूल जाती हैं। यानी बच्चे किस किस तरीके से स्कूल जाते हैं। और ये आप देखो, जुगाड़ देख पा रहे होंगे, ये भी आपको मैदानी इलाकों में देखने को मिल जाएगी। आगे ये मोटरसाइकिल होती है और पीछे लकड़ी के फट्टों का ट्रॉली बना करके और बच्चे इसमें बैठ करके जाते हैं। और इसको यानी गाँव की भाषा में इसे जुगाड़ बोलते हैं। और जंगल को पार करते हुए बच्चे, यानी कुछ बच्चे जंगलों को पार करते हुए स्कूल जाते हैं। देखो, हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सिर्फ हम आपको चीज़ें पढ़ाते जाएंगे। बर्फ़ पर चलते बच्चे, और 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बर्फ़ पर चलते बच्चे, तो यानी उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बर्फ़ पर पैर जमाते हुए चलते हैं। इसके साथ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको बच्चे मिल जाएंगे, यानी ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये इन पहाड़ी रास्तों को भागते हुए पार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये प्रश्न बना। अब आगे का टॉपिक देखते हैं कि जहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जानवरों के आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये धारियाँ, तो ये किस कारण होती हैं? प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये इनके बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? ये आपके बालों के रंग के कारण होता है। और प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है। ये देख पा रहे होंगे आपका आपका ये हाथी से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी हाथी एक दिन में कितनी झाड़ियाँ और पत्तियाँ खाता है? तो 100 किलोग्राम। ठीक है, और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी ये बहुत कम आराम करता है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, और तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं, यानी इसमें हाथी नहीं रहता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं,
फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। अगला हम टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका अमृता की कहानी। यानी ये अमृता बिश्नोई थी और इन्होंने, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी गांव की थी, तो इन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी बेटियों सहित और गांव के 300 लोगों ने जान दे दी थी। तो इससे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी और उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था? क्यों? उसके गांव में खेजड़ी के यानी खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। यानी इन्हें पेड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था और जब ये बड़ी हो गई तो राजा के कहने पर यानी राजा ने आदेश दिया कि वहाँ के जो भी पेड़ हैं तो उनको काट दिया जाए। तो समय बीता गया, अमृता बड़ी हो गई और एक दिन अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन पेड़ों के डराने धमकाने पर भी वे नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। और राजा को इस बात का जब पता चला, ठीक है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई मतलब पेड़ों के लिए भी अपनी जान दे सकता है। तो उन्होंने आकर के स्वयं वहाँ देखा और फिर अपने निर्णय को वापस लिया और फिर उन्होंने ये बोला कि मतलब यहाँ अब कोई भी ये पेड़ नहीं काटेगा। अब देखो यहाँ आपका खेजड़ी से भी प्रश्न बनता है। खेजड़ी ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दबा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। अगला आपका टॉपिक है अनीता की मधुमक्खियां। तो देखो अनीता की मधुमक्खियों से भी प्रश्न बहुत बनता है। ये अनीता थी, ठीक है, अनीता कुशवाहा, और ये मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में रहती थी और ये भेड़ बकरियां चराने का काम करती थी और ये स्कूल से आकर के और फिर ये अपने पिताजी के साथ यही कार्य करती थी। फिर इसके बाद इन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वहाँ यानी कुछ जो लड़के थे तो उन्हें ये पसंद नहीं आया कि लड़की भी कोई ट्यूशन पढ़ाए, ठीक है, तो उन्होंने बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो ये मतलब ये सच्ची घटनाओं पर ये आपकी कहानी है। तो लेकिन बच्चों ने आना छोड़ दिया, बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से बच्चे आने लगे क्योंकि ये इन्हें बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी। अब देखो इन्होंने मधुमक्खी पालने का जो शुरू किया था, ठीक है, तो आरटी एक्ट क्या है? ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, आरटी एक्ट 2009, और ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा आशा करती हूँ। मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया था, यानी इन्होंने मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा था और ये सारा कार्य करते हुए इन्हें बहुत सारी चोट लगी। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। देखो प्रश्न आपका यहाँ से ही पूछा जाता है, एक एक लाइन से आपके प्रश्न बनते हैं। तो यानी मधुमक्खियों को कौन लुभाता है? लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाली मैं अकेली लड़की थी, यानी ये सिर्फ अकेली लड़की थी। और ट्रेनिंग में इन्हें पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सबसे अच्छा समय यही होता है। और प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो आपका अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, ये आपको अवश्य याद रखना है कि अक्टूबर से दिसंबर, और ये आपका मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा समय है। और देखो मधुमक्खियों के काटने पर वहाँ क्या लगाया जाता है? तो मधुमक्खियों के काटने पर आप शहद लगा सकते हैं, ठीक है। सितंबर का महीना था और दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ होगी, यानी इन्होंने मधुमक्खियाँ ली थी, ठीक है, और इन्होंने जो मधुमक्खियाँ खरीदी थी, तो देखो ये मेन पॉइंट है कि ये जो बच्चों को पढ़ा करके इन्होंने 5,000 रुपये कमाए थे और वहाँ से इन्होंने 2 बक्से खरीदे
और एक बक्से की 2000 रुपये कीमत थी, यानी 4000 रुपये के इन्होंने बक्से खरीदे और जो बाकी के पैसे बचे थे वहाँ से इन्होंने चीनी और ये सारी चीज़ें ली थी। अब देखो मधुमक्खियों से प्रश्न आपके यहाँ से बनता है, ठीक है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को ये पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का भी इन्हीं का होता है। ये न हो तो छत्ता भी नहीं बने, शहद भी इकट्ठा नहीं हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी मर जाती हैं और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम खास काम नहीं करती हैं, ठीक है। और प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं और इसी तरीके की चीज़ को फॉलो करते हैं। और चींटियाँ जब चलती हैं तो अपने पीछे एक गंध छोड़ती हैं और इस गंध के सहारे से ये एक दूसरे को पता कर लेती हैं। कुत्ते भी ठीक है गंध छोड़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है आपका रेल टिकट से, ठीक है। रेल टिकट से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो रेल टिकट पर यानी आप क्या क्या देख सकते हो, तो ये आपका ट्रेन का नंबर, ठीक है, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी, ये सारी चीज़ें आपकी रेल टिकट पर आपको मिल जाती हैं। और प्रश्न आपके यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि रेल टिकट पर क्या क्या चीज़ें अंकित होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये देखो दूरी है यानी गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस की। अगला है बदलते परिवार, ठीक है। बदलते परिवार से भी प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, ठीक है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है और ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखो परिवार है आपका एक, और एक परिवार आपका ये है, ठीक है। तो यानी परिवार दो तरह के होते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है और एक आपका एकल परिवार होता है। देखो संयुक्त परिवार में आपके दादा दादी चाचा चाची बुआ ये सभी लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। यानी माता पिता और उनके बच्चों के साथ साथ, ठीक है, माता पिता और उनके बच्चों के साथ साथ दादा दादी भी होते हैं, ठीक है, चाचा चाची भी होते हैं। और उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं वो हमारा एकल परिवार होता है, ठीक है। और यहाँ से भी आपका प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आगे के टॉपिकों के तरफ बढ़ते हैं हम। देखो कर्णम मल्लेश्वरी से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। और ये एक खिलाड़ी थी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाना का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, ठीक है। और ये देखो ये 3 बहनों की कहानी है और ये आप एक फोटो देख पा रहे होंगे। तो ये 3 बहनें हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी, यानी ये सबसे पहले महिला खिलाड़ी है ये कबड्डी खेलने में, ठीक है। और हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ चाहे कोई भी खेल हो, ठीक है, सभी में लड़कियों की हिस्सेदारी है और आगे भी बढ़ रही है, गोल्ड मेडल भी लेके आती हैं, ठीक है। देखो फुलवारी से भी प्रश्न आपका बनता है। और फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी से प्रश्न आपका बनता है। तो फूलों की घाटी ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। और कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यानी यहाँ बहुत सारे आपको मिलते हैं। और ये देखो आपका ये देख पा रहे होंगे और ये एक नीचे डिजाइन है और इसे क्या कहते हैं? इसे मधुबनी कला कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपका प्रत्येक बार पूछा जाता है सीटेट में। तो मधुबनी कला है, ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा?
बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी ये हर्बल कलर होते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कहीं जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें जानवर, मछली, फूल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और मधुबनी कला से भी प्रश्न आपका बनता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं और अगला टॉपिक है आपका कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है, यानी इत्र किससे बनता है? ये भी फूलों से बनता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न आपका इत्र से भी अवश्य पूछा जाता है। तो मेन टॉपिक हम वही सारे पढ़ रहे हैं जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और ये है कैसे कैसे बदले घर, यानी आपके बदलते घरों से प्रश्न है आपका। यानी पहले घर किस कैसे बने जाते थे? पहले घर मिट्टी के बनते थे। ठीक है, मिट्टी के घर बनते थे और इन्हें किससे लीपा जाता था? इन्हें गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था। और ये देखो, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चू चू करती आई चिड़िया पाठ का नाम है आपका। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन अंडे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी से ठीक से सेया नहीं है। और प्रश्न आपका देखो, यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे अपने बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। गोपाल बाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी, यानी इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं, ने अंडे दिए हैं। तो ये कलचड़ी अपने मतलब अंडे कहाँ देती है? तो खाली पत्थरों के बीच। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों में नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई और सब बिछाई। यानी ये पत्थरों के बीच जब अपना घोंसला बनाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें रखती है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। कलचड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी भी चीजें होती हैं। और कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वो अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। और तुम जानते हो कि कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। और कौवा सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये आपकी बसंत गौरी है। ठीक है, तो नजदीक एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल पर घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, क्योंकि मेहंदी के पेड़ में भी बहुत सारे कांटे होते हैं। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। यानी गौरैया ज़्यादातर घरों में ही घोंसला बनाती है। और घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे के लिए देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। ये आप दर्जन चिड़िया को देख पा रहे होंगे।
ठीक है। और शक्करखोरा, शक्करखोरे की बात करें तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि घोंसला किन चीजों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे रुई यानी सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था। वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और भी काम क्या होगा, खाना और सोना। क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में ये बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से उसे सबसे अच्छा लगता है, उसमें ही वह अंडे देती है। ठीक है। आजकल पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसला बनाने और अंडे देना ये तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपके पक्षियों से भी प्रश्न इनके घोंसलों से पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक हम देखो अगला टॉपिक है आपका बिहू का त्योहार। ठीक है। सोने मोनी जल्दी उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू का त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। ठीक है। यानी ये किसका तैयारी कर रही हैं? ये बिहू की तैयारी कर रही हैं। और माघ बिहू 14 और 15 जनवरी अश्विया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। और बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछें। और भेलाघर किस तरीके से बनाया जाता है, ये आप मेज ही देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। आपका मिड डे मील से भी प्रश्न बनता है। ठीक है। तो दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खाने की खुशबू पर ज्यादा है। क्योंकि मिड डे मील कहाँ बनता है? स्कूलों में मिलता है, यानी दोपहर के भोजन। तो मिड डे मील से भी आपका प्रश्न बनता है। आगे की चीज, बच्चों का हक, मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। ये सभी बच्चों का अधिकार है। ठीक है। और इसे ही मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है आपका ये बहीदा। ठीक है। यहाँ से भी आपका मतलब प्रश्न बनते हैं ईवीएस में। क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। और प्रश्न आपका यही पूछ लिया जाता है घुमा के कि क्या ये थल सेना में है, नौसेना में है, वायुसेना में है। तो आपको याद रखना है कि ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है। और वहीदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। मैं ठन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। उस समय हमारे इलाके में नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं वहीं से की। ठीक है। तो ये क्या है कि ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म में ये क्या है? ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। अगला टॉपिक आपका देखते हैं।
देखो अगला टॉपिक है, प्रश्न आपके यहाँ खाना खजाना से पूछे जाते हैं। तो आपका यही है, ये लीचेन है और मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। यानी प्रश्न आपका बनता है कि यानी हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सांप खाना पसंद करते हैं। सांप से कौन सी डिश बनती है? लिंगहू फैन डिश बनती है। ठीक है, प्रश्न है आपका, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही लगता। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो देखो कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है, तो आपको थोड़ा सोचना है। कश्मीर में आपका समुद्र नहीं है, समुद्र कहाँ है? आपका गोवा में है। तो समुद्र की मछली आपको नारियल के तेल में, ठीक है, और गोवा में हमारे नारियल के वृक्ष भी ज़्यादा मिलते हैं, तो ये आपको गोवा में मिलेगा। और कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली। आगे बढ़ेंगे। ये टॉमस है, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। यानी केरल के लोग क्या खाते हैं? तो ये नारियल डली हुई टैपियोका खाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न, ये मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो अगला टॉपिक आपका ये है। ठीक है, लुइस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। ठीक है, ये ब्रेल लिपि से जाने लगी। इस तरह की लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका, ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, और यहाँ से भी आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर तो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, यानी असम में घर किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो ये लकड़ी के बने होते हैं और ये 10 से 12 फुट ऊंचे यानी बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, तो मनाली में घर किस तरीके के बनते हैं? तो यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। और ये देखो बात दिल्ली की हो रही है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों के लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता। जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। ये देखो मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है, तो अब ये लोग राजस्थान के लोग कैसे घरों में रहते हैं? तो ये मिट्टी के घरों में रहते हैं। और आप ये हाउस बोट देख पा रहे होंगे, और ये हाउस बोट आपको कहाँ मिलती है? तो ये आपके कश्मीर में। ठीक है, ये कश्मीर में आपको मिलेंगी। और ये घरों के प्रकार हैं आपके।
और आज की बुक में हम पूरी ईवीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सभी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो देखो अगला प्रश्न आपका बनता है कि कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्तों को, यानी चींटी भी एक तरह की गंध छोड़ती हैं, ठीक है। तो जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया, ठीक है। और चींटी अपने किस तरीके से पहचानती हैं, तो इस पर हम आगे पढ़ेंगे। देखो, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, यानी खासकर पैरों के तलवे की से तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कहीं किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। और बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कहीं प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी चींटियां इस तरीके से अपना रास्ता तय करती हैं और ये एक कतार में चलती हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो कुत्तों की भी जगह बटी होती हैं, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये देखो सुनीता है, ठीक है, ये रजनी है, और इसका 6 महीने के बेटे की दीपक अपनी सुशीला के पास छोड़ गई, यानी वो अपनी बहन के पास छोड़ जाती है। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक दिया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ये गंध, यानी एक दूसरे की गंध सबकी अलग अलग होती है। अगला टॉपिक है आपका, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथी को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो पक्षी और जो जानवर होते हैं वो एक खास तरीके की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार जात के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। देखो, डॉल्फिन की भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। स्लॉथ से भी प्रश्न आपका बनता है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब देखो, बाघ के बारे में भी आपका प्रश्न बनता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये इलाका कहीं किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की गंध से उस क्षेत्र को पहचान लेता है, ठीक है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग, और बाघ इनको बुलाने के लिए अलग, करहाने में अलग, और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और बाघ की जो पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों के हिलने की, मतलब दोनों ही में जो पत्ते हिलते हैं उनको अलग कर सकता है आवाज़ों को। और हमारे देश में बाघ और कहीं अन्य जानवरों की गिनती कम हो गई है।
इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। देखो कहानी सपेरों की, तो सपेरों की कहानी में भी आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहे। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखी। मुझे अच्छा लगता है जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ, और दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते तो कभी पैसे, बस इसी तरह से गुजर बसर हो जाती। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी के तोहफे में रूप में देते हैं, यानी ये शादियों में अपनी बेटियों को तोहफा देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कालबेलिया नाच की जो मुद्राएं वो कैसी होती हैं? तो ये सांप की मुद्राएं होती हैं। देखो प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दवोई या अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए। ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। देखो ये चखने से पचने तक है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। देखो शिकारी पौधे से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। कुछ पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से, यानी ये शिकारी पौधा है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया और बेल्क्रो बनाने का। बेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका प्रयोग देखा होगा। है न मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। अब बात करते हैं अल बिरूनी की नज़र से, और यहाँ से प्रश्न आपका 2024 में भी अभी भी पूछा गया था। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को, जगह को देखा और उनके बारे में लिखा, खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें अल बिरूनी के उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। अगला टॉपिक है आपका, यानी पानी से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। क्या तुमने कभी बावड़ी देखी है?
इस चित्र को देखकर तुम अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सीढ़ियां जमीन के नीचे कहीं मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। यानी जो सीढ़ीदार कुआं होते थे, ये सीढ़ियों की तरफ से ये पानी, यानी कुछ कुएं होते हैं वहाँ रस्सी से पानी खींचा जाता है, लेकिन ठीक है, उस सीढ़ियों से पानी लेने के लिए जब हम कुएं में जाते थे तो इसे बावड़ी कहते थे। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए कहीं जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो यह बावड़ियों से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। पानी से जुड़े रिवाज, ठीक है, ये पानी से जुड़े आपके रिवाज हैं। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के आपको रिवाज मिलते हैं और पुराने स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, जिनसे लोगों के पानी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। उत्तराखंड के ये फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कहीं रिवाज, त्योहार, जश्न। कहीं जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद आए नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी है। यानी पुराने जो हमारे लोग थे वो, ठीक है, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को करते थे। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूरी बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों को पूरा समय घर के कामों, जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचने लगे हैं। ठीक है, दड़की माई से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये है मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमक पानी पीना चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो ये है कि मृत सागर में हम तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू की, तुमने नमक के पानी में तैराया होगा। यानी जब हम किसी गिलास में पानी में ज़्यादा नमक डाल देते हैं तो फिर उसमें नींबू डाल के देखिएगा और नींबू तैरने लग जाता है। ठीक है, ये देखो, एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो और उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तो अवश्य ही पानी में नींबू तैरने लगता है। देखो, दांडी यात्रा से भी आपका प्रश्न बनता है। ये घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर कौरिया में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। कांच की स्लेट पर कुछ खून की बूंदें लो। यानी मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। डॉक्टर मरियम स्लैश को माइक्रोस्कोप से देखते हुए माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कहीं माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी
ठीक है। तो दिल्ली के स्कूलों में बच्चों में एनीमिया की कमी हो गई है और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो देखो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हरी सब्जियाँ खाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। देखो मलेरिया के बारे में प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 1905 में। मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ ढूंढ लूंगा। ठीक है। और मलेरिया किससे फैलता है? ये मादा मच्छर से फैलता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे। तो आज हमने आपकी ईवीएस की सारी बुकें पढ़ ली हैं। जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके रह जाते हैं, अगर आप इन्हें बुकों को पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल आपको सीडीपी की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, सीडीपी यानी फुल सीडीपी की वीडियो आपको मिलेगी।